नमस्कार दोस्तों, एनक्रेक नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग पार्ट 12। इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे और उसको इतना डिटेल में देखेंगे। आने वाले टाइम में आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपका काफ़ी यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, द नॉर्मल IQ लेवल ऑफ ह्यूमन बींग्स इज। ऑप्शंस दे रखे हैं 80 टू 100, 120 एंड अबव, 110 टू 120। ऑप्शन डी है 90 टू 110। जिसने पढ़ रखा है उसको सीधा इसका आंसर पता है, और जिसने नहीं पढ़ रखा है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि IQ क्या होता है। IQ का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। अब IQ क्या है? IQ एक स्कोर है। IQ स्कोर होता है, IQ स्कोर दिया जाता है आपकी कॉग्निटिव पावर के बेसिस पे कि आपका कॉग्निशन पावर कैसा है। कॉग्निशन पावर या कॉग्निशन फंक्शन भी लिख सकते हैं कि आपका जो कॉग्निशन फंक्शन है वो कितना है, उस बेसिस पे मैं आपको क्या स्कोर दूंगा। अब ये कॉग्निशन फंक्शन आपका किस लेवल पे है या किस आपकी परफॉर्मेंस कैसी है आपकी कॉग्निशन पावर की, वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा। उसके लिए मैंने कुछ टेस्ट पेपर बना रखे होंगे, कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट बना रखे होंगे। आपका वो टेस्ट देना है। उस टेस्ट के बाद मैं आपका IQ स्कोर निकालूंगा। अब IQ स्कोर में हम क्या करेंगे, आपकी मेंटल एज भी देखी जाती है और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज भी देखी जाती है। अब क्वेश्चन ये कि ये कॉग्निशन पावर, ये फंक्शन, ये क्या होती है। तो दोस्तों, कॉग्निशन पावर का मतलब होता है आपकी मेमोरी पावर कितनी है, आपका रीजनिंग कैसा है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है या जो कैपेसिटी है वो कैसी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसी है किसी आदमी की। उसके साथ साथ वो चीज़ों को कितना समझ पा रहा है। हम देखते हैं कि एक ही बुक है, दो आदमी अलग अलग तरीके से समझते हैं, यानी उसका कॉम्प्रिहेंशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। रीजनिंग क्या है, उसका मेमोरी पावर कितना है। कोई तुरंत याद कर पाता है, किसी को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तो उसकी मेमोरी पावर। ये सभी क्या है, ये आपके सभी कॉग्निशन पावर है। तो अगर कॉग्निशन पावर के बारे में हमें पता चल गया, अब इन कॉग्निशन पावर को हम क्या करेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हम क्या देंगे, IQ स्कोर देंगे आपका। तो IQ स्कोर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार कि IQ स्कोर का फॉर्मूला क्या है, IQ को कैसे पता करते हैं। तो IQ स्कोर का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब क्वेश्चन होता है मेंटल एज क्या है। तो दोस्तों, मेंटल एज में एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, आपको मैंने कोई एक मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन दे दिया या कोई प्रॉब्लम आपको दी है। एक 10 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है। 15 साल का बच्चा है, अगर उसका कॉग्निशन एबिलिटी बहुत अच्छा होगा, कॉग्निटिव पावर अच्छा होगा, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो सही तरीके से अच्छे से यूज करेगा, तो प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएगा। और हम देखते हैं कि एक 10 साल का बच्चा होता है, तो हम पहले से जजमेंट क्या बनाएंगे कि यार 15 साल वाला जो बच्चा है वो इस प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से सोल्व कर पाएगा 10 साल वाले बच्चे की तुलना में। पर अगर वही वो 10 साल का बच्चा उस 15 साल वाले बच्चे से भी अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार ये बच्चा तो जीनियस है, छोटा है तो भी जीनियस है। ये हमने किस बेसिस पे बोला कि भले ही वो 10 साल का हो, यानी उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 10 साल है। तो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, आपकी रियल एज जो होती है उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज बराबर रियल एज, ये हमें पता चल गया। तो मेंटल एज क्या होती है, जो हमने देखा कि उसकी जो कॉग्निशन फंक्शन है वो 18 साल के बच्चे या 20 साल के बच्चे जितना काम कर रहा है, तो वो उसका मेंटल एज हो गया। ठीक है, वो हमने कैसे पता किया, वो हमने ये टेस्ट वगैरह अप्लाई किया तो पता चला यार ये तो उस लेवल का सोच पा रहा है, तो इसकी मेंटल एज मान लो 15 साल हो गई। अब क्रोनोलॉजिकल एज हमने देखी यहाँ पे, इसको अगर मैं पता करूँ एक एग्जांपल के साथ, तो मेंटल एज हमने कितनी लिखी है, 15 साल। क्रोनोलॉजिकल एज हमने लिखी है 10 साल इंटू 100। ये तो फॉर्मूला है। तो 15/10, 1.5 इंटू 100। तो 150 उसका क्या हो गया, IQ लेवल हो गया। तो ये हमने IQ लेवल कैसे निकालते हैं वो सीख लिया। अभी IQ लेवल 150 तो हमें पता चल गया। अभी 150 को हम क्या बोलेंगे, जीनियस बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे, मेंटली रिटार्डेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, स्केल बना रखी है, IQ स्केल। ठीक है, अब इस IQ स्केल में हमने एक एवरेज वैल्यू रखी है सबसे पहले, तो कि इस IQ स्केल की एक एवरेज वैल्यू होगी। ठीक है, वो कितनी रखी है हमने, 90 टू 110। ये आपकी एवरेज है। अगर कोई आदमी इस एवरेज से नीचे होगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सब एवरेज या बिलो एवरेज। वो कितनी होगी आपकी, 80 टू 90।
अगर मैं इससे भी नीचे जाऊंगा तो उसको मैं बोलूंगा यार ये तो बॉर्डर लाइन की तरफ आ रहा है, तो बॉर्डर लाइन की वैल्यू मैं रखता हूँ 70 to 80। अब बॉर्डर लाइन से भी नीचे जो आएगा उसको मैं बोलूंगा मेंटली रिटार्डेड। अब मेंटली रिटार्डेड भी 4-5 कैटेगरी का होता है, 4 कैटेगरी का होता है। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट एमआर यानी मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर एमआर और प्रोफंड एमआर। एमआर के 4 टाइप होते हैं। कोई पूछ ले कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, तो मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या है, उस आदमी की जो मेंटल एक्टिविटी है यानी कि जो कॉग्निशन पावर है, जो फंक्शन है, उस एबिलिटी क्या है, एक नॉर्मल एक एवरेज आदमी की तुलना में काफी कम है। ठीक है, तो हमने देखा कि एक आदमी का एवरेज वैल्यू 90 to 110 है, और हम बात करें कि एमआर का वैल्यू कितना है, लेस देन 70 है, क्योंकि 70 से ऊपर तो बॉर्डर लाइन, फिर सब एवरेज और फिर एवरेज आ रहा है, तो हम बोलेंगे यार लगभग आधी के बराबर हो गया है, कि एक एवरेज ह्यूमन से भी आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा है, तो एमआर होगा। तो एमआर को भी हमने 4 कैटेगरी में डाल रखा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाइंड। माइल्ड में आईक्यू लेवल कितना होगा, माइल्ड में होगा 50 से ज्यादा और 70 से कम। मॉडरेट में कितना होगा, 35 से ज्यादा और 50 से कम। सीवियर में कितना होगा, 20 से ज्यादा और 35 से कम। प्रोफंड में कितना होगा, 20 से कम, लेस देन 20, लेस देन 20। क्वेश्चन आए तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। बॉर्डर लाइन पूछ लिया तो ठीक, सब पे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब एवरेज के ऊपर क्या होगा, अबव एवरेज। एवरेज से ऊपर कितना होगा, 110 to 120। अब अबव एवरेज से ऊपर चला जाएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, यार ये तो काफी गिफ्टेड है, सुपीरियर है यार ये तो। ठीक है, तो 120 to 130 बोलूंगा। और वेरी गिफ्टेड किसको बोलूंगा, जिसका आईक्यू कितना हो, मोर देन 130 हो। ये हमें स्केल याद रखना है, स्केल क्या है, आईक्यू वगैरह समझ गए। अब क्वेश्चन देखेंगे, मेंटल रिटार्डेड हम देख लिया, अब मेंटल रिटार्डेशन क्यों हो सकता है वो भी हम देखेंगे। मेंटल रिटार्डेशन के ज्यादातर कोज क्या होते हैं, मान लो कोई ग्लैंडुलर प्रॉब्लम हो गया, जैसे थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो बच्चा पैदा ही मेंटली रिटार्डेड हुआ है, तो मैक्सिमम हम इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉजेज रहेंगे इसके, वो रहेंगे अपने जेनेटिक कॉजेज। कौन से कॉजेज, जेनेटिक कॉजेज। तो हम कुछ जेनेटिक कॉजेज जो है इसके, उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। हम डिस्कस करेंगे पीकेयू को, फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है। हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल एक्स सिंड्रोम को, कि फ्रेजल एक्स सिंड्रोम क्या है। देखो और भी बहुत सारे कोज है, पर मैंने उन कोजेज को लिया है जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होने चाहिए कि क्या चीज है। कुछ नहीं तो बेसिक आइडिया भी होगा तो हम ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में रट के नहीं जाना है, वहां जाके लिखना नहीं है, हमें बस आइडिया लगाना है कि क्या है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें एग्जाम के टाइम याद रहे, हम बेसिक आइडिया लगा सके, हमारा क्वेश्चन अगर गलत हो रहा हो तो उसको हम पॉसिबिलिटी ये रहे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम उसको सही कर पाए, हमें किसी तरह का फॉर्म होना रहे। ठीक है, तो पहला अपना जो है वो हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। देखो दोस्तों, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलती है ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। ट्राइसोमी को मैं लिख सकता हूँ ट्रिप्लीकेट, जैसे एक वर्ड होता है डुप्लीकेट, वैसे ट्राइसोमी को मैं ट्रिप्लीकेट भी बोल, अगर कहीं क्वेश्चन आ गया ऑप्शन में, आगे ट्रिप्लीकेट ऑफ 21 क्रोमोसोम तो भी सही है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम तो भी सही है। आजकल क्या है, क्वेश्चन तो सबको ही पता है कि कौन कौन से आने वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को घुमाते हैं। मान लो ट्राइसोमी की जगह ट्रिप्लीकेट लिख दिया तो आप डर जाएंगे, यार ये क्या चीज है, तो गलत है, छोड़ के आएंगे, या तो या फिर बाहर आके पता करेंगे, अरे यार ट्रिप्लीकेट लगा ही था, काश कर देता। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में समझ लिया, इसमें क्या देखने को मिलती है, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। ट्राइसोमी कैसे, जहाँ पे एक क्रोमोसोम होना चाहिए था आपका, अब वहाँ पे क्या है, 3 क्रोमोसोम है, वो भी ऐसे। ठीक है, तो ट्राइसोमी देखने को मिल रही है, तो उसमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी देखने को मिलेंगे हमें। अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम किस में होता है, ज्यादातर रिस्क कहाँ रहती है, कि कौन सी ऐसी मदर्स है कि अगर वो अपने बच्चों को जन्म देगी तो उसमें डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस है। तो ऐसी फीमेल जिनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा हो, तो उनमें क्या रहती है, रिस्क रहती है कि उनके बच्चे को क्या हो, डाउन सिंड्रोम हो। अगर मान लो उसकी एज मोर देन 45 ईयर्स हो, तो रिस्क क्या होगी, रिस्क 2 गुना हो जाएगी फॉर डाउन सिंड्रोम। ये हमने देख लिया। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे वो देखेंगे। तो दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स क्या है डाउन सिंड्रोम के, डीएस यानी डाउन सिंड्रोम हो गया अपना। तो डाउन सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स क्या है वो हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला फीचर अपने ये देख लेते हैं, ये होता है एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल बच्चा है,
ये एक डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है। इसमें क्या है, कान गोल है और एक लेवल तक है। ये जो लेटरल कैंथस ऑफ आई है उसके लेवल तक आपको कान देखने को मिल रहा है, ईयर देखने को मिल रहा है। इसमें क्या, लाइन में अगर सीधा खींचता हूँ तो उससे थोड़ा नीचे की तरफ देखने को मिलता है। तो कैसा हो गया, लो सेट ईयर। और डिस्प्लेजिया इसमें देखने को मिल रहा है। देखो डिस्प्लेजिया का मतलब क्या, कि एक ऑर्गन है, मान लो लीवर है, लीवर को बनने के लिए अगर मुझे 100 सेल्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि 100 कोशिकाएं होगी, 100 सेल्स वहाँ प्रेजेंट होगी तो एक लीवर बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल से लीवर में 100 सेल्स चाहिए, अगर मान लो वहाँ पे 50 सेल ही बनी तो मैं क्या बोलूंगा कि यार ये तो क्या हो गया, ये डिस्क हाइपोप्लेजिया, या एक तरीके से बोल सकते हैं डिस्प्लेजिया हो गया। किसका, लीवर का। ये तो लीवर का डिस्प्लेजिया होगा, जितना लीवर बनना था उतना बना ही नहीं। प्लेजिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स क्या, वहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स कम है, डिस्टर्ब हो गई उसकी नंबर ऑफ सेल्स का जो काउंट होना चाहिए वो एक्चुअल काउंट डिस्टर्ब हो गया, यानी कि डिस्प्लेजिया ऑफ ईयर बोल सकते हैं, या लो सेट ईयर्स हमें डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें और भी सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। तो पहला हो गया लो सेट ईयर्स। दूसरा, बच्चा जो होगा वो शॉर्ट होगा, शॉर्ट हाइट वाला बच्चा होगा। तीसरा, हम इसको मेंटल रिटार्डेशन के कॉजेज में पढ़ रहे हैं तो मेंटल रिटार्डेशन होगा। फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बच्चा क्या होगा, रिटार्डेड ही होगा। ठीक है, इस बच्चों में क्या देखने को मिलेगा, ये जैसो देखो, मान लो कि एक नॉर्मल बच्चा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये नहीं, ये डाउन सिंड्रोम का ही बच्चा है, दोनों दोनों आंखें डाउन सिंड्रोम के बच्चों की। उसमें क्या हो रहा है, देखो जो अपर आईलिड है, अपर आईलिड का एक फोल्ड देखने को मिल रहा है आपने को, यहाँ पे फोल्ड बन रहा है और ये फोल्ड यहाँ तक होता है। ऐसा लगता है कि यार ये आंख का फोल्ड काफी अलग है, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे ऊपर वाली जो अपर आईलिड है उसका पर्दा अपने आंखों के ऊपर आ रहा हो। यानी कि इसमें आपने ये जो देखने को मिल रहा है, ये पर्दा देखने को मिल रहा है, अपर आईलिड के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम बच्चे का नाक देखेंगे तो ये नाक कैसा दिख रहा है, फ्लैट दिख रहा है। फ्लैट नोज ब्रिज, या हम इसको बोल सकते हैं कि फ्लैट नेजल ब्रिज, इसको भी बोल सकते हैं कि भाई ये फ्लैट नेजल ब्रिज बच्चे के अंदर देखने को मिल रही है। ये हमें पता चल गया, हमने देखा है बच्चा एमआर है और ये एपिकेंथिक फोल्ड देखने को मिला है। ये जो फोल्ड है, इस फोल्ड का नाम होता है एपिकेंथिक फोल्ड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एपिकेंथिक फोल्ड क्या होता है, तो कैंथस पर मैंने बोला था कि ये आंख का लेटरल कैंथस है और इधर कान था, अभी हमने देखा था ये पहले पहले क्या देखा था, ये लेटरल कैंथस ऑफ आई है और ये ईयर है अपना। तो कैंथस वर्ड जो है वो हमने आंख के लिए यूज किया। तो एपिकेंथिक क्या होगा, एपी का मतलब होता है अबो यानी अपर, कैंथस का मतलब यहाँ से है आई लीड से, और फोल्ड, फोल्ड मतलब फोल्ड है। तो अगर मुझे एग्जाम में कुछ नहीं पता, अगर मुझे इतने भी पता होगा कि एपिकेंथिक फोल्ड का मतलब ये है कि अपर आई लीड का अंदर किसी तरह का फोल्ड हो गया है, तो ये किस में देखने को मिलेगा, एपिकेंथिक फोल्ड डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। हमें ये भी पता चलेगा कि बच्चे का जो नेजल ब्रिज है वो भी कैसा है, फ्लैट है, लो सेट ईयर्स है, वो भी पता चल गया। ऐसे बच्चों का अगर मैं हाथ देखूंगा, ऐसे बच्चों का मैं हाथ देखूंगा तो ये नॉर्मल में क्या है, ये बहुत सारी लाइंस देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, एक सिंगल ये पामर क्रीज देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं सीमियन क्रीज। तो डाउन सिंड्रोम में सीमियन क्रीज यानी सिंगल पामर क्रीज देखने को मिल गई। इसमें क्लिंडोएक्टिलियल देखने को मिलता है। क्लिंडोएक्टिलियल में क्या होता है कि जो लास्ट जो अंगुली है, फिंगर है, ठीक है, सबसे छोटा जो फिंगर है, इस फिंगर में ये जो मिडिल वाली जो बोन है, फेलेंजेस, ये जो बोन्स है इनको फेलेंजेस बोलते हैं। इसको फेलेंजेस 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 बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो मिडिल फेलेंजेस है उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से नहीं होती है, एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो अंगुली है वो कैसे दिख रही है, हमें यहाँ पे एक इनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये अंदर की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि जो मिडिल फेलेंस है उसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेजिया कह सकते हैं कि ग्रोथ नहीं हो पा रही पूरा। अब ये भी हमें देखने को मिलेगा डाउन सिंड्रोम के अंदर। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैडल गैप। एक होता है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट वही जो हम थंब घुमाते हैं वो सैडल जॉइंट होता है, जो 360 अपना थंब घूम रहा है। तो सैडल वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं अपने टोस के लिए यूज होता है। कहाँ पे यूज हो रहा है, टोस के लिए। तो गैप कहाँ होगा, गैप जो पैरों का अंगूठा है उसमें गैप देखने को मिलेगा, ये डाउन सिंड्रोम में देखने को मिल रहा है गैप। क्वेश्चन आ गया तो इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी, सीमियन क्रीज हो गया, सैडल गैप हो गया, क्लिंडोएक्टिलियल हो गया, एपिकेंथिक फोल्ड हो गया, फ्लैट फेस हो गया, फ्लैट नोज ब्रिज हो गया। ये सब उसमें देखने को मिल रहा है, किसमें देखने को मिल रहा है, डाउन सिंड्रोम। कोज क्या है,
ऐसी मदर जिसका 35 ईयर या 40 या 45 ईयर उससे ज़्यादा में अगर प्रेगनेंसी हो रही है, उसमें ज़्यादा रिस्क रहती है कि उसके अंदर ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम देखने को मिले, जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो लो से 8 ईयर्स वगैरह ये हमें देखने को मिल गया। डाउन सिंड्रोम हमें याद हो गया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा हम देखेंगे पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब पीकेयू क्या होता है वो हम देखेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, एक मेटाबॉलिज्म एरर होता है। किसका मेटाबॉलिज्म एरर होगा? ये मेटाबॉलिज्म होगा यहाँ पे फेनिल एलेनिन का। अब क्वेश्चन है कि फेनिल एलेनिन क्या होता है? ये होता है असेंशियल अमीनो एसिड। अब असेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि असेंशियल अमीनो एसिड की डेफिनेशन क्या है। तो देखो दो तरह के अमीनो एसिड हमें देखने को मिलते हैं। 20 हम मान के चलते हैं कि टोटल 20 अमीनो एसिड्स है बॉडी के अंदर। बायोकेमिस्ट्री कहती है कि हमारी बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड्स है। 10 असेंशियल है, 10 नॉन असेंशियल है। कुछ लोग कहते हैं कि इन 10 असेंशियल में से भी 2 सेमी असेंशियल है। ठीक है, तो इस तरह इसका मतलब ये होगा कि 8 असेंशियल हो गए, 2 सेमी असेंशियल हो गए और 10 नॉन असेंशियल हो गए। हमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स। अगर हमें असेंशियल और सेमी असेंशियल याद है तो हम नॉन असेंशियल को ऑटोमेटिकली अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो असेंशियल अमीनो एसिड क्या है, नॉन असेंशियल क्या है, इसकी हम अलग से क्लास लेंगे। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी हम देख लेते हैं असेंशियल डेफिनेशन, असेंशियल अमीनो एसिड की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए काफी असेंशियल है। वो असेंशियल क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी इसको खुद से नहीं बना पा रही है, हमें बाहर से लेना पड़ेगा। एसेंशियली हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। हम जो भी खाना खाएंगे, जो पिएंगे, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? फेनिल एलेनिन या जो भी अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा, जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है। और जब बॉडी खुद से बना दी, ठीक है, तो उसको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। वो हमारे लिए नॉन असेंशियल अमीनो एसिड हो गया। तो असेंशियल जो बाहर से लेने की जरूरत होती है, नॉन असेंशियल जिसमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। तो असेंशियल क्या होता? शुड बी टेकन विथ फूड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ये हो गया। अब असेंशियल एमिनो एसिड का क्या नाम है? फेनिल एलेनिन। अब फेनिल एलेनिन क्या करता है जब ये बॉडी में आता है तो इसका मेटाबॉलिज्म होता है और ये अपना आपको कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। अब इसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है? इसका मेटाबॉलिज्म करता है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या है? ये एक एंजाइम है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनिल एलेनिन टू टायरोसिन किसकी प्रेजेंस में? फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे पीएच, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो पीएच की प्रेजेंस में, यानी फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, फेनिल एलेनिन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। अब ये टायरोसिन क्या करेगा? ये कुछ हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि कैटेकोलामाइंस बनाता है। ये बनाएगा यहाँ पे थायराइड हार्मोन। अब कैटेकोलामाइंस क्या होता है? अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल कि भाई ये कैटेकोलामाइन क्या होता है, तो कैटेकोलामाइन में 3 चीजें आती है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामाइन। अब थायराइड हार्मोन में क्या हो गया? T3 एंड T4। अगर मान लो किसी आदमी के अंदर फेनिलएलेनिन जा तो रहा है बट उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, यानी टायरोसिन नहीं बन रहा है, टायरोसिन नहीं बनेगा तो इन सब एंजाइम की कमी हो जाएगी, सॉरी हार्मोन्स की कमी हो जाएगी। न्यूरोट्रांसमीटर भी है इनमें से कुछ कुछ, इनकी जब कमी हो जाएगी तो आपकी ब्रेन एक्टिविटी लो हो जाएगी। आपके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे थायराइड की कमी हो गई, स्केलेटल मैच्योरेशन उतना नहीं रहेगा आपका। थायराइड हार्मोन क्या करता है? आपके अंदर स्केलेटल मैच्योरेशन का काम करता है, आपकी हड्डियां मजबूत करता है, आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है उसको एक अच्छे लेवल पे ले जाके रखता है। अगर उसकी कमी हो गई तो हड्डियां कमजोर रहेगी, दिमाग कमजोर रहेगा। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामाइन की कमी रहेगी तो आपको मेंटल कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। जैसे डिप्रेशन में जा रहे हो आप, आपको एंजाइटी रह रहा है, आपका जो मेंटल एक्टिविटी है उस लेवल का नहीं रहेगा जो छोटा बच्चा होगा। पीकेयू का मतलब क्या है? बच्चा भी पैदा हुआ है, 1-2 साल में हमें पता चल गया, उसकी मदर लेके आएगी आपके पास कि साहब इसकी स्किन और यूरिन का कलर जो है काफी डार्क आ रहा है, स्किन का कलर थोड़ा डार्क हो गया, तो हम पता करेंगे कि यार क्यों डार्क हुआ है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट को पीकेयू है। तो वो पेशेंट जब बड़ा होगा तो उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन वगैरह रहेगी। क्यों रहेगी? इन हार्मोन्स वगैरह की और न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से। अब ये कमी क्यों हो रही है? क्योंकि टायरोसिन नहीं बन पा रहा है।
क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि पीक्यू के अंदर क्या होगा, मदर आएगी, उसने बोला कि यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, तो यूरिन का मैं क्या करूंगा, एक सैंपल लूंगा, यूरिन सैंपल लूंगा, उस सैंपल के अंदर मैं क्या डालूंगा, एक केमिकल डालूंगा, उस केमिकल का नाम होगा FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड। जैसे डालूंगा तो यूरिन का कलर क्या हो जाएगा, यूरिन कलर चेंज हो जाएगा, यूरिन कलर जो होगा चेंज होके कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। मान लो आपका अंबर येलो यूरिन जो है, अभी उसमें केमिकल डाल दी, वो डार्क है ऑलरेडी, उसमें मैंने केमिकल डाला और वो ग्रीन कलर का हो गया। केमिकल क्या डाला, फेरिक क्लोराइड। तो इस टेस्ट को बोला जाता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। जो केमिकल डाला उसी बेसिस पे इसका नाम होगा। अगर ये डालने से कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपके अंदर क्या है, PKU प्रेजेंट है। दूसरा एक और टेस्ट करेंगे, उसको बोला है ग्यूथर टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या करेंगे, बच्चे का जो हिल है, पाँव जो है बच्चे का, उसको मैं क्या करूँगा, प्रिक करूँगा नीडल से। फिर ब्लड आएगा, उस ब्लड से मैं क्या करूँगा, चेक करेंगे लेवल, किसका लेवल चेक करेंगे, फेनिल एलेनिन का। अब फेनिल एलेनिन जो है उसका लेवल कितना होना चाहिए, सबसे पहले वो देखना है। लेवल होना चाहिए 0.5 से 2 mg/dl। अब एक बच्चा है, उसको पी की हो तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो बॉडी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, स्किन में होगा, लीवर में होगा, ब्रेन में होगा। हो सकता है पेशेंट के जो बच्चा है, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाएगा, स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, पेशाब यानी यूरिन के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। यूरिन से निकलेगा तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट कर देंगे, यूरिन से नहीं कर रहे हैं हिल प्रिक करेंगे, ब्लड निकालेंगे थोड़ा सा, ब्लड में चेक करेंगे फेनिलएलनिन का लेवल का, उसको बोलते हैं गुथायर टेस्ट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है गुथायर टेस्ट क्या होता है। तो हमने ये सब देख लिया, PKU देख लिया, वो देख लिया। अब हम देखेंगे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या होता है। ये जो है ये है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स का मतलब क्या होता है, ये जो एक्स क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या होता है कि इसकी एक ब्रांच में फ्रेजिलिटी देखने को मिलती है। फ्रेजिलिटी होगी, फ्रेजिलिटी होने की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, वो भी हम देख लेते हैं। हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनती है। सेल्स में अगर मैं देखूँ तो सेल्स में हमें साइटोप्लाज्म मिलेगा, साइटोसोल मिलेगा, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हर ऑर्गेनल्स वगैरह मिलेगा। तो एक ऑर्गेनल और मिलेगा जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मैं जाऊंगा तो मुझे मिलेगा न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस में मैं जाऊंगा तो मुझे मिलेंगे क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी के अंदर 46, हर सेल के अंदर 46 होते हैं, गैमेट्स को छोड़कर, गैमेट्स स्पर्म वगैरह को छोड़ के, गैमेट स्पर्म और ओवा को छोड़ के बाकी सभी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, इनको बोला जाता है डिप्लॉइड। हर सेल कैसी होती है, अपनी डिप्लॉइड सेल होती है। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या मिलता है, क्रोमेटिड्स मिलते हैं। क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, ये जो क्रोमोसोम है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, इस ब्रांच में ये जो सिंगल ब्रांच है ये वाली, इसको बोला जाता है क्रोमेटिड्स। अगर मैं दो क्रोमेटिड्स को जोड़ा दूंगा, ये ऐसा और ऐसा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, क्रोमेटिड्स है। क्रोमेटिड्स को भी मैं तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा DNA। DNA को मैं तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा जीन्स। जीन्स को मैं तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा न्यूक्लियोटाइड, जो होते हैं उनकी सीक्वेंसिंग देखने को मिलेगी, यानी DNA सीक्वेंस देखने को मिलेगी। अब DNA हम कह सकते हैं कि एक तरह की लाइब्रेरी है। जीन्स क्या है, बुक्स है। हम लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में क्या होता है, ऐसे सॉकेट्स बने होते हैं, उन सॉकेट्स में अलग अलग बुक्स पड़ी होती है। तो ये बुक्स तो आपकी क्या हो गई, ये होगी आपकी जीन्स, और ये पूरी लाइब्रेरी को मैं क्या बोलूंगा, DNA बोलूंगा। तो हम समझ गए। तो ये क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम में कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। इस एक्स क्रोमोसोम की एक भुजाओं में यानी एक आर्म के अंदर फ्रेजिलिटी आती है, जिसकी वजह से हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसमें मैक्सिमम क्या होगा, जो भी बच्चे का फेस वगैरह होगा, टेस्टिस होंगे, कान होंगे, ईयर्स होंगे, वो सब बड़े हो जाएंगे। फीचर कैसे देखने को मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे फ्रेजाइल एक्स के, क्या होंगे, सबसे पहले होगा लार्ज फेस, लॉन्ग फेस, लार्ज भी होगा, लॉन्ग भी होगा। अब बच्चा क्या है, छोटा है, यानी कि स्मॉल हाइट या लेस हाइट या शॉर्ट हाइट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें इस बच्चे के अंदर बेट ईयर्स देखने को मिलेगा। बेट ईयर्स का मतलब जैसे कि चमगादड़ के जो कान कितने बड़े होते हैं, वैसे ही बड़े बड़े और लंबे लंबे कान देखने को मिलेंगे। तो आपके सामने एक बच्चा आया है, उसकी हाइट कब है,
आपने देखा यार उसके कान तो लंबे लंबे, उसका मुंह भी बड़ा है, उसकी हाइट से देखा जाए तो उसकी हमें देखने ही लग जाएगा कि पेशेंट का मुंह बड़ा है, नाक भी लंबी है, कान भी लंबे हैं और एकदम चमगादड़ जैसे बैट ईयर्स दिख रहे हैं, तो मतलब ये फ्रेजाइल एक्स इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो हमने देख लिया है कौन कौन से कॉजेज थे, वो भी हमने देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो एक चीज और देखते हैं, जैसे कि एक होता है पटाउ सिंड्रोम। क्वेश्चन अगर एग्जाम में है कि पटाउ सिंड्रोम या टाउ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, तो इसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा, ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम, यानी कि जो 13वां नंबर वाला क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाएगी, यानी ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। दूसरा मेरे को देखने को मिलता है क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, 47 क्रोमोसोम देखने को मिलता है सेल्स में, जहाँ 46 होना चाहिए वहाँ 47, एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि ऐड हो गया एक चीज और, +1 हो गया, 47 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। यानी कि एक्स वाई की जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्स एक्स वाई। ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि आपके जो 46 एक्स है या 46 जो क्रोमोसोम्स है वो आपके हो गए 45, यानी कि एक क्रोमोसोम ने अपने आप को टर्न कर दिया, घुमा दिया कि साहब मैं तो आपके साथ नहीं आऊंगा, तो 45 रह गए। इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, 45 क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। ये हम समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ओल्डर अडल्ट्स इज इंसोम्निया, डिस्ट्रोफी, डिस्निया एंड डिमेंशिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेमोरी डिसऑर्डर जो ओल्डर लोगों को अफेक्ट करता है। ओल्डर मतलब ये मेमोरी आपकी जो इम्पेयर हो रही है, यहाँ पे जो मेमोरी डिसऑर्डर होगा ये आपको ओल्डर एज में होगा। मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे 50 या 55 क्रॉस किए तो एकदम से हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, स्लोली ग्रेजुअली और प्रोग्रेसिव होगा। ठीक है, तो ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हमें पता करना है जो कैसा हो, ग्रेजुअल हो। उसको मैं बोलूंगा क्रोनिक हो। अब इसमें क्या होगा, कोई इसका जो कोज होगा, यानी कि आपका अगर ब्रेन के अंदर कोई डैमेज होगा तो वो भी स्लोली स्लोली डैमेज हो रहा होगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपके अंदर होगी तो वो ग्रेजुअली उसमें प्रॉब्लम करेगा ब्रेन में, फिर ब्रेन में कुछ ना कुछ स्लोली ग्रेजुअली क्या होंगे, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्रोनिक कंडीशन होगी। तो कैसी कंडीशन होगी, क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कि काफी अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है, एक एज के बाद हमें देखते हैं उसके अंदर मेमोरी इंपेयरमेंट देखने को मिलता है। एक पेशेंट है जिसको अल्जाइमर हो गया। अल्जाइमर भी क्या होगा, एक एज के बाद ग्रेजुअली होगा, 1 साल 2 साल 3 साल में हो रहा है। ग्रेजुअली क्या हो रहा है, जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी है, हमारे घर में कोई आदमी रहता है, वो आदमी क्या करता है कि 20 साल की एज में एल्कोहल कंजप्शन करना शुरू करता है। तो ग्रेजुअली हम देखते हैं कि 40 45 होते होते उसकी, पहले हम देखते थे ये बंदा जो था काफी स्मार्ट था, प्रॉब्लम सोल्व कर पाता था, इसको अपने डेली एक्टिविटीज काफी अच्छे से कर पा रहा था, चीजें इसको याद थी, ये काफी बोल पाता था, पब्लिक स्पीकिंग इसकी अच्छी थी। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है इसकी प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटीज क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ये चीजें जैसे इसको कोई वर्ड बोलना है, कई बार ये अपने वर्ड्स भूल जाता है, फिर कई बार ये अपनी चीजें भूलने लग जाता है टाइम के साथ साथ। फिर मैं देखा यार एक दिन ये क्या करा, अपने किसी रिश्तेदार को भूल गया कि इससे 3 4 दिन पहले मिला, और वापस भूल गया कि यार ये कौन था, वो चीजों के नाम भूल गया, यानी उसकी वोकेब कमजोर हो रही है, उसको लैंग्वेज इश्यू हो रहा है, वो चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा, यानी मेमोरी इश्यू उस बंदे के अंदर हो रहा है। और ऐसे करते करते ग्रेजुअली इतना हो जाएगा कि वो आदमी काफ़ी डिसओरिएंटेड रहने लग जाएगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि वो कहाँ खड़ा है, घर में है, अभी टाइम क्या हुआ है, तारीख क्या, वो उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा। फिर वो उसको लोकेशन याद ही रहेगी तो वो क्या करेगा, इधर उधर वेंडर होना शुरू हो जाएगा, कभी इधर घूम रहा है, कभी कहाँ घूम रहा है, कभी कहाँ घूम रहा है, यानी वेंडरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे से अगर समझाऊँ तो मैं कैसे समझाऊंगा कि क्रोनिक कंडीशन, रीजन क्या हो गए, रीजन्स हो गए जिसके क्रोनिक एल्कोहलिज्म, अल्जाइमर्स। और क्रोनिक कंडीशन का मतलब है कि कैसी होगी, ग्रेजुअल होगी। प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिल रही है दोस्तों, प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, मेमोरी इंपेयरमेंट हो रहा है। मेमोरी इंपेयर हो गई मतलब जो जजिंग पावर है वो कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी उसकी वो कैसी हो गई,
डिक्रीज हो गई, ये हमें देखने को मिला। साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिला कि उसका जो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन है, वो चीज़ों को जो याद कर पा रहा था, आदमी को जो याद कर पा रहा था, रिश्तेदारों को, वो भी क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया। ये भी हमें देखने को मिला है, ये सब प्रॉब्लम। और उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो भी वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आदमी है ये कैसे क्या करता है, वेंडरिंग करता है। तो ये जो जो भी मैंने समझाया है ये सब होता है आपको डिमेंशिया में। तो डिमेंशिया क्या है, एक क्रोनिक कंडीशन है, ग्रेजुअल कंडीशन है, जिसमें ऑर्गेनिक ब्रेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे क्रोनिक एल्कोहलिज्म हो गया, अल्जाइमर हो गया, इन्फेक्शन कह सकते हैं, इन्फेक्शन हो गया, उसमें देखने को मिलेगा क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी, लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, डेली एक्टिविटीज, वेंडरिंग करना, ये सब चीजें उसमें। और डिसओरिएंटेशन भी। अब इसमें क्या होता है कि कोई कॉन्शियस लॉस नहीं होता, नो कॉन्शियस इश्यू। ऐसा नहीं है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा डिमेंशिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्वेश्चन आता है कि भाई चार चीजें दे दी, कॉन्शियसनेस लेवल डिक्रीज हो जाता है, ऐसा लिख दिया, तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन गलत है। कॉन्शियसनेस लेवल जो है उसमें कोई डिक्रीज नहीं होगा, ओरिएंटेशन डिक्रीज हो रहा है मान गए, कॉन्शियसनेस में कोई इश्यू नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। डेलीरियम में एक ऐसे वर्ड होता है जिसमें क्या होता है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसमें थोड़ा अल्ट्रेशन होगा। तो डेलीरियम अगर आए तो हम कह सकते हैं हो गया, डिमेंशिया में नहीं होगा। ठीक है, तो डिमेंशिया इसका सही आंसर है। अब डिस्निया क्या होता है, डिस्निया होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिस्निया क्या होता है, डिस्निया होता है आपका डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रोफी क्या होता है। तो डिस्ट्रोफी देखेंगे तो साथ में देखेंगे एट्रोफी क्या होता है, फिर हम देखेंगे एप्लेजिया क्या होता है, फिर हम देखेंगे मेटाप्लेजिया क्या होता है, फिर हम देखेंगे डिस्प्लेजिया क्या होता है, फिर हम देखेंगे हाइपरट्रोफी क्या होता है। देखो दोस्तों, डिस्ट्रोफी का मतलब है, इसका हम सीधा से एक एग्जांपल से याद करेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अब मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो जेनेटिकल होती है, या कोई न्यूट्रिशनल कमी हो गई उस वजह से होता है। तो डिस्ट्रोफी का मतलब क्या है, देखो डिस का मतलब है डिस्टर्ब, डिस का मतलब है डिस्टर्ब, ट्रोफी का मतलब है न्यूट्रिशन। यानी कि कोई सेल है, कोई कोशिका है, अगर उसका न्यूट्रिशन जो उसको मिलता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसकी क्या होगी, उसकी हाइट कम हो गई, उसकी ग्रोथ कम हो गई। जब उस सेल की ग्रोथ कम हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको डिस्ट्रोफी हो रही है। क्यों हो रही है, वो जेनेटिकल भी हो सकती है, न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है। एट्रोफी का मतलब क्या है, एट्रोफी का मतलब ये है कि आपको मान लो एक पेशेंट है, हमने देखा एक पेशेंट है उसको पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस होने की वजह से उसने अपनी ऑर्गन को कभी काम में लिया ही नहीं, काम में नहीं लेगा तो बॉडी भी क्या देखेगी, ये तो किसी काम का नहीं है, धीमे धीमे उसमें क्या होगा, उसकी सेल्स काम करना कम कर देगी, काम करना कम करेगी, फिर काम करना बंद कर देगी, तो ऑर्गन की साइज जो है वो ग्रेजुअली क्या होगी, छोटी होती जाएगी, सेल्स के नंबर जो सेल्स है वो कम होती जाएगी, उसके अंदर जो ग्रोथ है, सेल ग्रोथ, वो रुक जाएगी। ठीक है, नो सेल ग्रोथ। तो ऑर्गन कैसा हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ऐसा केस में देखने को मिलता है पैरालिसिस वाले केस में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एट्रोफी देखने को मिलती है, मस्कुलर एट्रोफी देखने को मिलती है। फिर हम बात करें एप्लेजिया। एप्लेजिया, देखो प्लेजिया का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स, प्लेजिया का मतलब क्या है, नंबर ऑफ, ए का मतलब होता है अपसेंट, यानी कि किसी ऑर्गन को जहां बनने में 100 सेल्स लग रही थी, अब वहां पे एक सेल ही नहीं बनी, मतलब वो ऑर्गन ही नहीं बना। जब कोई ऑर्गन नहीं बनेगा उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे, एप्लेजिया। या फिर मान लो एक ऑर्गन है वो बन रहा है, बीच में ग्रोथ रुक गई, अब आगे कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, वो ग्रोथ रुक गई, नंबर ऑफ जो सेल्स है वो इंक्रीज होना बंद हो गए, वो रुक गया, यानी कि वो एप्लेजिया में चला गया। जिसमें एग्जांपल क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे जैसे बोन मेरो एप्लेजिया। अब एक आदमी है जिसके अंदर बोन मेरो ही नहीं बनी है, तो उसमें क्या बोलेंगे, क्या क्या, क्या हो जाएगा, ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ए प्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है ऐसा डिसऑर्डर जिसमें एनीमिया हो, यानी कि नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो कम बन रही है,
किसकी वजह से बन रही है? बोन मेरो की वजह से। बोन मेरो में खुद ने एप्लेजिया है, जिसकी वजह से क्या प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, यूथ्रोपोइसिस नहीं हो पा रहा है, पेशेंट एनीमिया में चला गया। फिर होता है मेटाप्लेजिया। उससे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है प्री कैंसरस जो ग्रोथ होती है, जैसे सर्वाइकल डिस्प्लेजिया हो गया। तो डिस्प्लेजिया का मतलब है डिस्टर्ब, डिस का मतलब है डिस्टर्ब, और प्लेजिया का मतलब नंबर ऑफ सेल्स है। नंबर ऑफ सेल की जो ग्रोथ होनी है, जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़नी है या कम होनी है, उसमें क्या हो गया कि कंट्रोल नहीं रहा बॉडी का, वो अनकंट्रोल हो गई है, यानी वो डिस्टर्ब हो गई है। वो बिनाइन भी हो सकती है, मेलिग्नेंट हो सकती है, या प्री बिनाइन या प्री मेलिग्नेंट भी हो सकती है, यानी प्री कैंसर स्टेज कह सकते हैं कि डिस्प्लेजिया का एक एग्जाम्पल है। हाइपरट्रॉफी का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। अब ये कब होगा? जब कोई ऑर्गन है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, कोई ऑर्गन बहुत ज़्यादा काम करेगा, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लेगा, तो उसकी सेल ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसका एग्जांपल क्या है? मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। अब मैं बात करूंगा कि ये मेटाप्लेजिया क्या होता है। तो दोस्तों मेटाप्लेजिया काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका भी क्वेश्चन आता है। मेटाप्लेजिया का मतलब क्या है? मेटाप्लेजिया में क्या देखने को मिलता है? ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। अब होता क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बेरेट्स इसोफेगस। क्वेश्चन आता है इसोफेगस क्या है? इसोफेगस अपना एक फूड पाइप है। फेरिंग्स हम जाते हैं, फेरिंग्स से नीचे लेकर अपना जीआई सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ? ओरल कैविटी, फिर हम गए फेरिंग्स में, फिर आता है इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आपका आता है स्टोमक आता है, ठीक है, यानी कि ये आ गया इसोफेगस, ये फेरिंग्स, आपका आ गया इसोफेगस, फिर आपका आ गया ये स्टोमक। अब यहाँ पे क्या होता है? ढक्कन होता है, ताकि स्टोमक के जो कंटेंट है वो बाहर नहीं जा पाए, प्रिवेंट करता है। अब इस ढक्कन को मैंने बोल दिया, मान लो इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसोफेजियल स्फिंक्टर हो गया, ये एक तरह का स्फिंक्टर है। ये प्रिवेंट करता है कि स्टोमक का कोई भी फूड है या गैस्ट्रिक सेक्रेशन जो है इसोफेगस में ना जाए। अब एक आपके पास एक कंडीशन होती है जीआरडी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है कि नाम से पता चल रहा है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, यानी कि जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है, गैस्ट्रिक फूड जो है, गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो रिफ्लेक्स होकर कहाँ जाएगा? वो रिफ्लक्स होगा वापस कहाँ पे? इसोफेगस में। फूड जो है वो वापस इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस में क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ का जो स्पिंक्टर है, वो स्पिंक्टर क्या होगा? गया, स्पिंक्टर गया। तो स्पिंक्टर जो है उसमें क्या देखने को मिलेगा? ये जो है अब काम नहीं कर रहा है। जब काम नहीं करेगा तो गैस्ट्रिक फूड कहाँ चला जाएगा? इसोफेगस में चला जाएगा। अब इसोफेगस में जाएगा तो इसोफेगस की जो सेल है उस सेल में क्या करेगा? डैमेज करेगा। अब सेल डैमेज करेगा, एक टाइम के बाद क्या होगा? बॉडी उन सेल्स को रिप्लेस कर देगी, जो डैमेज सेल है बार बार डैमेज हो रही है उसको रिप्लेस कर देगी। अब क्वेश्चन ये कि कौन सी सेल होती है और किसको रिप्लेस किस में किया जाता है? सेल होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस से चला जाता है कॉलमनर में चला जाता है। अब ये कि स्क्वेमस से कॉलमनर में क्यों जाता है? अब ये आपका इसोफेगस है, ये आपका स्टोमक है। अब इसमें गैस्ट्रिक कंटेंट जैसे ही बार बार वापस अंदर जाएगा तो उससे क्या होगा कि इसोफेगस की जो सेल्स है वो डैमेज होगी, ठीक है। तो अभी हमें देखने को मिला कि इसके अंदर हमने बोला कि भाई कौन सी सेल्स है? स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। देखो एपिथेलियम का मतलब क्या है? एपिथेलियम का मतलब होता है कवर या लाइनिंग ऑफ सेल, सेलुलर लाइनिंग, ठीक है। स्क्वेमस का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो कैसी हो? चपटी हो, यानी कि फ्लैट हो। अगर मैं सेलुलर लाइनिंग, अगर ऐसी सेल लाइन बनाऊं जो कैसी हो? फ्लैट हो, तो उसको बोला जाएगा स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर मैं इसकी सिंगल लेयर रखूंगा तो उसको बोलूंगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और मल्टीपल रखूंगा तो स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ऐसी दिखती है, और ये नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होती है? इसोफेगस में। ये कहाँ होती है? इसोफेगस में होती है। अब मैं क्या करूंगा? इन सेल को बार बार डैमेज करूंगा। अब ये सेल बार बार जब अगर डैमेज होगी तो हमने देखा कि आपका जो इसोफेगस है उसमें जो सेल्स है वो बार बार डैमेज होगी। अब डैमेज होने की वजह से क्या होगा? उसको लगेगा यार गैस्ट्रिक सिक्रेशंस काफी आ रहा है, तो मैं कुछ ऐसी चीज करूं कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन से मुझे डैमेज ना हो। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन से बचाने के लिए हमें क्या चाहिए? म्यूकस चाहिए, और ये म्यूकस आपका रिलीज होता है गोबलेट सेल से, और गोबलेट सेल से आपको मिलेगी
किसमें, कोलमनर एपिथेलियम में। एक टाइम के बाद क्या होगा कि जो आपकी जो स्टेरिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम है वो कोलमनर स्टेरिफाइड कोलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये बार बार जब होता रहेगा तो उसमें क्या होगा, ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगी सेल के अंदर। तो हो सकता है वहां पे किसी तरह की कोई गांठ हो जाए, ट्यूमर देखने को मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं बेयर्स एसोफेगस। तो बेयर्स एसोफेगस एक ऐसी कंडीशन है जो कि जीईआरडी वाले पेशेंट में देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है कि स्क्यूमस एपिथेलियम जो है कोलमनर में कन्वर्ट हो जाती है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये बार बार होता है जिसकी वजह से कैंसरस ग्रोथ देखने को भी मिल सकती है। इसको बोलते हैं बेयर्स एसोफेगस। ये हो गया डिस्प्लेजिया। इंसोम्निया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू फॉल एस्लीप। तो चारों हमने समझ लिया, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिटिंग बाय द क्लाइंट विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिनोट्स। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। मैं सीधा इसका आंसर दूंगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी। अब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी क्या होगा। अब मान लो एक बच्चा 10 साल का है, वो जिद कर रहा है किसी चीज को लेकर, या वो बहुत ही जल्दी जज वगैरह कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि जो बच्चा है चलो उसकी तो पर्सनैलिटी ऐसी है। अगर वहीं पे अगर 40 साल का जो आदमी है वो वहाँ पे जज कर रहा है, चीजों को रोने लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यार ये तो काफी बच्चों जैसी पर्सनैलिटी रख रहा है, यानी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी रख रहा है। ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी हमने क्या मान लिया, एक आदमी है जो अपनी कम एज के आदमी की डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्प्लिटिंग क्या होता है। स्प्लिटिंग जो है वो होती है, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि जो स्प्लिटिंग है वो होती है एक डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म होती है, प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। प्रिमिटिव का मतलब है वही एज वाला जो मैंने आपको बताया था। प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया, जो अत्यंत ही साधारण जो होती है, हम कह सकते हैं कि भाई जो अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है उसमें जो होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म, अर्ली स्टेज ऑफ। ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म जो अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन होता है, जो छोटा बच्चा होता है जो यूज करता है, उस डिफेंस मैकेनिज्म का नाम क्या है, स्प्लिटिंग। अगर वही डिफेंस मैकेनिज्म अगर बड़ा आदमी यूज करने लग जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी बोलेंगे कि यार ये बड़ा होके भी ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये कि ये डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी होती है, ठीक है, इस डिफेंस मैकेनिज्म में क्या चीज होती है वो हमें देखना है कि ये होता क्या है स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग का मतलब होता है एक आदमी जो है वो क्या करेगा, लोगों को देखेगा और लोगों को सिर्फ दो चीजों पे बोलेगा कि यार ये तो काफी अच्छा आदमी है या काफी बुरा आदमी है। यानी कि आदमी की जो कैरेक्टर है उनको दो चीजों में वो स्प्लिट कर देगा कि या तो काफी अच्छा है या काफी बुरा है। तो जैसे हम क्या करते हैं, एक बच्चा होता है, एक बच्चे की हमने अगर जीत पूरी कर दी तो क्या बोलेगा, यार काफी बढ़िया आदमी है। दूसरे दिन हमने उसको किसी बात पे मना कर दिया तो क्या बोलेगा, यार ये काफी बुरा आदमी है। तो बच्चा भी ऐसा ही करता है, वो अपनी अगले आदमी को क्या करता है, दो चीजों पे, दो ताक पे रखता है, दो एक्सट्रीम पे रखता है, बैड या गुड। अगर यही चीज अगर एक बड़ा आदमी यूज करने लग जाए तो बोलेंगे ये तो बच्चों वाली पर्सनैलिटी रखता है। बड़ा आदमी में क्या फर्क होता है, वो देखता है कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, ये ऐसा क्यों सोच रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, हम उसके दूसरे पहलू भी देखते हैं, दूसरी क्वालिटीज भी देखते हैं, ठीक है। पर बच्चा ऐसा नहीं करता है। तो वैसे ही वैसा अगर एक बड़ा आदमी करे, वो कौन करेगा, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाला करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग बोलेंगे। तो स्प्लिटिव क्या है, एक प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें आदमी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को या तो पूरा बुरा कहेगा या पूरा अच्छा कहेगा, यही इसकी डेफिनेशन है। अब ये है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टू डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज विद इन ए बॉर्डर लाइन क्लाइंट। एक आदमी है जो बॉर्डर लाइन है जिसमें कि दो अलग अलग पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है। अब ये पर्सनैलिटी की बात कर रहा है कि इसमें पेशेंट में क्या है, आइडेंटिटी प्रॉब्लम है। जैसे कि कुछ मूवीज में होता है, कभी वो समझदार बन जाता है, कभी कोई बेवकूफ बन जाता है, ठीक है। मतलब अलग अलग पर्सनैलिटी शो करता है, एक दिन वो वकील बना हुआ है, अगले दिन वो क्रिमिनल बन गया, अलग अलग पर्सनैलिटी शो कर रहा है। अगर बॉर्डर लाइन आदमी में अगर ऐसी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है तो उसको हम बोलेंगे यार ये तो एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, ना कि कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के द्वारा यूज की गई डिफेंस मैकेनिज्म है। तो स्प्लिटिंग क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, सीधा से याद रखना है। एक होता है प्री कोशियस डेवलपमेंट। प्री कोशियस डेवलपमेंट क्या होता है, अर्ली डेवलपमेंट। मान लो एक लड़की है, एग्जाम्पल क्या है, एक लड़की है जिसका मेनार्क अगर 10 साल पे हो जाए तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा प्रीकॉशियस डेवलपमेंट।
नॉर्मली मेनार की एज मान लो 13 साल है या 14 साल हम कहते हैं। अब अगर उसको 7 या 8 साल की उम्र में मेनार्क हो जाए तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इसका तो अर्ली, बहुत ही जल्दी क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया है, इसका अर्ली स्टेज में ही डेवलपमेंट हो गया है, तो प्रीकॉशियस डेवलपमेंट बोलेंगे। और ये बोल रहा है कि एक ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड इन विच द क्लाइंट लूजेस कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी, यानी लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ये बोल रहा है। ये किस में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा साइकोसिस में, ना कि स्पिरिटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ये है। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच बिहेवियर थेरेपी शुड बी गिवन टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेग पेन एंड स्टिफनेस। ऑप्शन है हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन एंड मास्टरबेशन। देखो मास्टरबेशन कोई बिहेवियर थेरेपी नहीं है कार्ड। नेक्स्ट कह रहा है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करने से हमें क्या मिल रहा है, मेंटल रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, फिजिकल नहीं देखने को मिलता है। हम बैठते हैं, हम अपनी ब्रीथ पे फोकस करते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद हमें ऐसा अच्छा लगता है, हम मेंटली काफी रिलैक्स फील करते हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल जो है काफी कम हो जाता है। तो मेडिटेशन एक मेंटल रिलैक्सेशन करता है, ना कि फिजिकल रिलैक्सेशन। तो ये भी गया, ये भी गया। फिर ऑप्शन है रिलैक्सेशन और एक है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में क्या करता है, एक आदमी है, वो आपके पास आया, उसको किसी चीज से लेकर एंजाइटी है, स्ट्रेस है या फोबिया है, तो उसको मैं कुछ चीजें सजेस्ट करूंगा, तो हो सकता है वो उन चीजों को सजेस्ट ना करे, उसको एक्सेप्ट ना करे उस सजेस्ट को, वो बोलेगा यार नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं उनको क्या करूंगा, उसको मैं बोलूंगा चल मेरे पास एक थेरेपी है, वो मैं तुझे देता हूँ, उससे थोड़ा तुझे सजेशन जो है उनको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे पेशेंट उनमें सजेस्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या देते हैं, हिप्नोसिस देते हैं। हिप्नोसिस हम मूवीज में देखते हैं कि आदमी है घूम रहा है, उसके सामने वो पेंडुलम घुमाता है या कुछ गाना सॉन्ग बजाता है, तो वो हिप्नोटाइज हो जाता है, वो सब करता है जो वो अगला बंदा करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है, हिप्नोसिस के अंदर क्या होता है, दोनों का कंसेंट चाहिए होता है। जिस आदमी का मुझे हिप्नोसिस करना है, सबसे पहले वो एग्री होगा, उसका कोऑपरेटिव होना जरूरी है। अगर वो कोऑपरेटिव नहीं है तो हिप्नोसिस में जा ही नहीं सकता है। फिर मैं उसको बैठाऊंगा, उसको समझाऊंगा, ठीक है, फिर मैं उसको डीप रिलैक्सेशन वाली फेज में लेके जाऊंगा, वो अपने आपको अपने ऊपर काफी फोकस करेगा, डीपली वो अपने अंदर झांकेगा मैं क्या हूँ, वो अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी जिस वजह से हो रहा है, उस पर वो ज्यादा अटेंशन देगा। फिर उसको मैं कुछ सजेशन दूंगा तो उसको क्या करेगा, उस चीजों को काफी अच्छे से समझ पाएगा कि सजेशन क्या है और क्या ये मेरे प्रॉब्लम पे लागू हो रहे हैं। तो उनकी जो सजेस्टिबिलिटी है, वो उसको एक्सेप्ट करने की जो पावर है वो उसकी बढ़ जाएगी। हिप्नोसिस में ये होता है। रिलैक्सेशन में क्या हो गया, जैसे कि मैंने मसल रिलैक्सेशन थेरेपी दे दी, अब ये थेरेपी क्या है, एक फिजिकल रिलैक्सेशन दे रहा है आपको। और ये जो कंडीशन लेग पेन स्टिफनेस, ये क्या है, इसमें काम करेगी, लेग पेन ठीक हो जाएगा। अगर मैं किसी आदमी को फिजिकल थेरेपी दूंगा या मसल रिलैक्सेशन थेरेपी दूंगा, मसल को रिलैक्स कर रहा हूँ, तो उसमें लेग पेन और स्टिफनेस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, रिलैक्सेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, which is the most appropriate nursing action for a 32-year-old female patient diagnosed with bipolar affective disorder। क्वेश्चन कह रहा है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से रिलेटेड एक फीमेल है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। नर्सिंग एक्शन पूछ रहे हैं, ना कि मेडिकल एक्शन। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, यूज फिजिकल रेस्ट्रेंट, एस्टैब्लिश क्लियर बाउंड्रीज, यूज केमिकल रेस्ट्रेंट और गिव विसिटी। मान लो आप एग्जाम में हो, आपको इसका आंसर नहीं पता, आपको इतना पता है कि बाइपोलर जो है एक मूड डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है। इसमें मूड डिसऑर्डर में बाइपोलर वर्ड यूज किया है, मतलब दो पोल होंगे, एक होगा मेनिया वाला पोल, एक होगा डिप्रेशन वाला पोल। मतलब आदमी को कभी मेनिया रह रहा है, कभी डिप्रेशन रह रहा है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर में होगा। यानी कि एक साल की अगर मैं साइकिल मानूं, एक साल में मान लो 6 महीने उसको रह रहा है मेनिया, और 6 महीने उसमें देखने को मिल रहा है डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। ऐसा पेशेंट है अगर आपके पास आ गया तो आप क्या करोगे। अब फीमेल पेशेंट है, ये भी ध्यान रखना है, फीमेल पेशेंट है, 32 ईयर ओल्ड है, नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या रहेगा। आप उस पेशेंट को आते ईसीटी दे दोगे क्या, नहीं दोगे, सीधा करता है। फिर पेशेंट जैसे आपके पास आया है, तो क्या आप उसको डाइजेपाम, लोराजेपाम, हेलोपेडोल जैसा सीधा आती दे दोगे, नहीं, ये भी नहीं देंगे। पेशेंट है, अब उसके अंदर मूड डिसऑर्डर, अब इसमें ये भी नहीं दे रखा है कि किस लेवल का मूड डिसऑर्डर है ना। बाइपोलर को भी अगर मैं देखूँ तो बाइपोलर के भी दो टाइप होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के दो टाइप होते हैं, बाइपोलर फर्स्ट और बाइपोलर टाइप 2। बाइपोलर फर्स्ट जो होता है वो काफी डेंजर होता है। डेंजर क्यों, क्योंकि इसके अंदर सीवियर मेनिया देखने को मिलता है कुछ टाइम, और कुछ टाइम हमें देखने को मिलेगा सीवियर डिप्रेशन।
इसमें क्या होता है, हमें देखने को मिलता है सीवियर डिप्रेशन, कुछ महीनों के लिए तो पेशेंट के अंदर सीवियर डिप्रेशन रहेगा, और कुछ में मूड एलिवेशन रहेगा, बट कोई ज्यादा मूड एलिवेशन नहीं रहेगा, कोई काफी सीवियर नहीं रहेगा, हाइपोमेनिया देखने को मिलेगा। हाइपोमेनिया हम देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पार्टी में जाते हैं, हम अल्कोहल कंज्यूम वगैरह करते हैं, तो हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमने कोई ड्रग ले लिया, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ये एक तरीके से हाइपोमेनिया है। इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम एकदम पूरे मेनिया में चले गए, हमें जिंदगी भर मेनिया रह रहा है, हम मरने तक आ गए, मारने तक, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइपोमेनिया में मूड एलिवेशन होता है, बट स्लाइट मूड एलिवेशन होता है। तो टाइप 1 है या टाइप 2 है, दोनों का मतलब हम समझ गए, टाइप 1 में क्या आएगा, टाइप 2 में क्या आएगा, अभी आ गया। ठीक है, तो पेशेंट को हम बांधेंगे भी नहीं, क्योंकि देखो बांधना तब है जब हमें कोई डैमेज कर रहा है, खुद को डैमेज कर रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, उस कंडीशन में बांध दिया। केमिकल रिस्ट्रेंट क्या है, पेशेंट को फिजिकल रिस्ट्रेंट दे रहे हैं, तो केमिकल रिस्ट्रेंट भी देते हैं कई बार साथ में। ईसीटी कब देते हैं, सीवियर डिप्रेशन में, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, साइकोटिक्स कंडीशन होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसमें हम देखते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज, यानी नर्स और पेशेंट के बीच में एक बाउंड्री सेट हो जानी चाहिए, कि पेशेंट जो है उसको हम बताएंगे कि तुम ये कर सकते हो वार्ड में, मेरा ये रोल है, आपका ये रोल है, आपको ये करना है, वो करना है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। आप सोच रहे हो कि मैं उठ के ये कर दूं, वो कर दूं, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दूं जो कि इनअप्रोप्रिएट है, उसके लिए मैं मना करूंगा। तो ये क्या हो गया, क्लियर बाउंड्रीज सेट करना। तो सीधा आंसर क्या बनता है, एस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज, ये इसका आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 96, ये आपके लिए है, आप बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा, और नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, जो लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।